फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय तीसरा, वनस्पति जगत। इसमें हम किस किस के बारे में देखेंगे? शैवाल के बारे में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पादप जीवन चक्र एवं स्तंति एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण के बारे में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तक करेंगे, बाकी के हम कल के वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले अध्याय में हमने विटेकर 1969 द्वारा सुझाए संजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया तथा प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। फंजाई, कवक तथा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य, जिसमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक जगत में होते थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल कहते थे, अब शैवाल नहीं है। इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। क्या कहा गया है कि पहले के वर्गीकरण में क्या था कि जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई होते थे, उनकी कोशिका भित्ति के आधार पर उन्हें प्लांटी जगत में रखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे वर्गीकरण का विकास हुआ उन्हें अलग ग्रुप में रख दिया गया। अब आगे देखते हैं हम। साथ में आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये साइनोबैक्टीरिया है, जिन्हें हम नील हरित शैवाल कहते हैं, अब शैवाल नहीं है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है क्या, कि साइनोबैक्टीरिया अब शैवाल नहीं है, मॉडर्न वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के आधार पर या आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। आगे देखते हैं हम। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम अकारिकी गुणों जैसे प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार आदि पर वर्गीकरण करते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर है तथा लीनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कृत्रिम थे। इस बात में क्या कहा गया है? कृत्रिम वर्गीकरण कैसा होता है लीनियस के अनुसार, कि वे गुण जो हमें ऊपर के लक्षणों के आधार पर दिखाई देते थे, जैसे कि हम घर पे कोई चीज़ का वर्गीकरण करते हैं कि मोटा पतला एक साथ, मोटे मोटे एक साथ रख दिए, पतले पतले एक साथ, बड़े एक साथ रख दिए, छोटे एक साथ रख दिए, वैसे ही प्लांटी जगत का कृत्रिम वर्गीकरण किया जाता था उनकी पत्तियों के आकार के आधार पर, उनकी पत्तियों की संख्या के आधार पर। अब आगे देखते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था, इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। अब यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे प्रारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ। पुष्पीय पादपों के इस वर्गीकरण का जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। अब क्या है कि जैसे जैसे वर्गीकरण का विकास हुआ उसमें भी परिवर्तन आए समय के अनुसार, फिर प्राकृतिक वर्गीकरण होने लगा। प्राकृतिक वर्गीकरण कैसे है कि जो अपने कृत्रिम वर्गीकरण था वो तो ऊपरी संख्या के दिखने के आधार पे था, और जो ऊपर की शारीरिक संरचना है वो एनवायरनमेंट के अनुसार, वातावरण के अनुसार बदल भी सकती है, क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा धूप मिले उन पत्तियों का आकार छोटा भी हो सकता है, या फिर पानी की मात्रा कम हो तो उनके आकार में फर्क आएगा। लेकिन जब प्राकृतिक वर्गीकरण करते हैं तो उनमें
जो लक्षण दिखाई देते हैं उनके कंपेयर उनके भीतरी गुणों पर ज़्यादा जोर दिया गया। वो कौन से थे भीतरी गुण? जैसे कि भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन के आधार पर, या फिर क्रोमोजोम की संख्या, क्रोमोजोम की संरचना के आधार पर वो हुआ। और सबसे पहले प्राकृतिक वर्गीकरण किसने सुझाया था? जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुक्कर ने। किसने? मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा ये वर्ड, जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुक्कर ने। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुष्पीय पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुक्कर ने सुझाया था। किसने? जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ हुक्कर ने। आगे देखते हैं। वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है उसके पक्ष में कोई भी जीवांशी प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकरण जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। संजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकृत कोशिका विज्ञानीय सूचनाओं जैसे क्रोमोजोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकृत जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। अब इसमें यही बताया गया कि जैसे जैसे वर्गीकरण का विकास हुआ उसे कंप्यूटरीकृत भी किया गया। उसमें हम संख्यात्मक वर्गीकरण को लेंगे और जो नए वर्गीकृतविद हैं उन्होंने किस आधार पर वर्गीकरण करना शुरू कर दिया है? क्रोमोजोम की संख्या के आधार पर, भ्रूणीय विज्ञान के आधार पर, उनकी व्यवहार तथा रसायन के आधार पर। आगे देखते हैं हम शैवाल। शैवाल के बारे में जानते हैं अब हम। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तथा मुख्यतः जलीय। कौन सा जलीय? लवणीय जल अथवा समुद्री, दोनों लवणीय अलवणीय दोनों जल में प्रेजेंट होते हैं जीव हैं। शैवाल कैसे हैं? इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी मुख्यतः जलीय जीव हैं। वे अन्य आवास जैसे नम युक्त पत्थरों, मिट्टी तथा लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं जैसे स्लोथरिच। कुछ कवक तो लाइकेन में और प्राणियों के संगठन में कौन सा पाया जाएगा? स्लोथरिच। आगे देखते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में बहुत विभिन्नता होती है। इनका माप सूक्ष्मदर्शी एक कोशिक जैसे क्लेमाइडोमोनास से लेकर क्लोनिया जैसे वोल्वेक्स तथा तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स पायरोगोरा तक हो सकता है। इनमें से कुछ शैवाल जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं। आप इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि इनके माप और आकार में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं होती हैं। सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? क्लेमाइडोमोनास का। रिपीट कीजिएगा, क्लेमाइडोमोनास का। क्लोनिया में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? वोल्वेक्स। याद रखना है क्लोनिया सवाल कौन सा होता है? वोल्वेक्स। तथा तंतुमय सवाल में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगोरा का। किसका? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगोरा का। और कुछ कैल्प के रूप में भी होते हैं। आगे देखते हैं हम। शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जूस्पोर। इनमें कसाम्बिक फ्लैजेला होता है जो ये चलायमान होते हैं। हमें पता है फ्लैजेला या कसाम्बिक क्या किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में, चलने में सहायता करते हैं। अंकुरण के बाद इनमें पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में दो युग्मक संगलित होते हैं।
ये सभी को पता है। ये युग्मक कसाम्बिक युक्त, फ्लैजेला युक्त तथा माप में भी समान हो सकते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल लेंगे हम, अथवा फ्लैजेला वहीन लेकिन समान माप वाले होते हैं, उसमें हम स्पाइरोगोरा का एग्जाम्पल लेंगे। क्या कहा गया है कि कसाम्बिक भी प्रेजेंट होता है और माप में भी समान होते हैं, उसे में तो हम एग्जाम्पल लेंगे क्लेमाइडोमोनास का। लेकिन स्पाइरोगोरा में माप में तो समान होते हैं लेकिन उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे जनन को क्या कहेंगे? समयुग्मकी। लेकिन जो माप में भिन्न हो, समान न, उसे हम क्या कहेंगे? असमयुग्मकी या विषमयुग्मकी। देखते हैं, जब विभिन्न माप वाले दो युग्मक संगलित होते हैं तब उसे असमयुग्मकी कहते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज विषम समयुग्मकी लैंगिक जनन में एक बड़े एचल स्थैनिक मादा युग्मक से एक छोटा चलमायन नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वोल्वैक्स फ्यूकस। आगे देखते हैं, शैवाल वर्ग तथा उसके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश तालिका में दिया गया है। तालिका नीचे है, उसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषी, ये डायग्राम हम बाद में देख लेते हैं, पहले ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। पोरफायरा, लेमिनेरिया तथा सरगासम की बहुत सी स्पीसीज है, जो समुद्र की 70 स्पीसीज में से एक है, भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन कौन सी? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। स्टार लगा लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। आगे देखते हैं, ये किस रूप में यूज होती है? भोजन के रूप में। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल बहुत ही अधिक केरागिन लाल शैवाल से उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से अगार प्राप्त होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या प्राप्त होता है? अगार प्राप्त होता है। आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या प्राप्त होता है? अगार। अगार बहुत ही यूजफुल है। ये हमारे अगार मोस्टली किस में यूज होता है? टिश्यू कल्चर में। प्लांट टिश्यू कल्चर में किसका यूज करते हैं? अगार का, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला स्पाइरुलाइना एक कोशिकीय शैवाल है। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है, यहाँ तक कि इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिनिया अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। किनमें? क्लोरेला और स्पाइरुलिनिया में। और शैवाल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी 3 क्लास इनकी? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। याद कर लीजिएगा, एक बार फिर मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, जोर जोर से बोलिएगा। क्या पता आपको लेक्चर सुनते सुनते नींद आ रही होगी, नींद भी उड़ जाएगी आपके साथ में। शैवाल के 3 क्लास कौन कौन सी है? 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आप कभी नहीं भूलेंगे, शैवाल की 3 क्लास आपको हमेशा याद रहेगी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, जोर से बोलिएगा मेरे साथ। शैवाल की 3 प्रमुख क्लास कौन सी है? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आगे देखते हैं हम। इससे पहले हम ये सारणी देख लेते हैं। शैवाल की क्लास है जो 3 भागों में बांटी गई है, इसका वर्णन किया गया है। यही हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे आगे। क्लोरोफाइसी, इनका सामान्य नाम क्या होगा? हरे शैवाल। कैसे याद रखेंगे? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी से याद रखो आप क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है?
हरे पेड़ पौधों में। और लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, शैवाल को, तो क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम क्या होगा, हरे शैवाल। याद हो गया। अब इनके प्रमुख वर्णक क्या, क्लोरोफिल है, क्लोरोफाइसी से क्लोरोफिल नाम तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले क्लास है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ए और बी। कौन से प्रमुख वर्णक है, ए और बी। संचित भोजन इनमें क्या होगा, स्टार्च। याद रखना है ये संचित भोजन इनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। कोशिका भित्ति किसकी होगी, अब आपको पता है आप वनस्पति जगत पढ़ रहे हैं, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की। किसके, सेल्यूलोज के। और ये आपको मैंने हमेशा याद रखने के लिए बताया कि जो बुक पढ़ रहे हैं वो कागज की बनी हुई है, और कागज किससे बना होता है, पेड़ पौधों से। और तो फिर कागज में क्या प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज। तो आपको याद रखना है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। फ्लैजिला की संख्या तथा उनका निवेशन स्थिति 2 से 8 तक समान और शीर्ष। आवास क्या होगा क्लोरोफाइसी का, लवण जल, लवणीय जल, खारा जल। याद रह जाएगा, मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। क्लोरोफाइसी जिन्हें हरे शैवाल बोलते हैं, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, संचित भोजन स्टार्च होता है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है, फ्लैजुला की संख्या 2 से 8 तक होती है, इनकी निवेशन की स्थिति समान और शीर्ष होती है। आवास लवण जल, लवणीय जल, खारा जल। अब आगे देखते हैं हम फियोफाइसी, साथ साथ रिपीट कीजिएगा नाम को, फियोफाइसी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, भूरे शैवाल। क्या बोलेंगे, भूरे शैवाल। फिर इनमें प्रमुख वर्णन क्या होगा, फियोफाइसी है तो क्लोरोफिल ए और बी, तो उसमें आ गया, ए और बी के बाद में क्या आएगा, सी। ए और सी, ए तो सब में प्रेजेंट होता है। आप ये याद रखना, जो क्लोरोफिल ए है ये क्या है, यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल, सभी प्लांट में पाया जाता है। याद रखना, क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल है। तो इसमें फियोफाइसी में दूसरा कौन सा वर्णक मिलेगा, सी। और इसमें एक और वर्णक है जिसकी वजह से भूरे रंग के होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूकोजेंथिन। क्या, फ्यूकोजेंथिन। मेरे साथ साथ बोलिएगा, फ्यूकोजेंथिन। संचित भोजन कौन सा होता है इसमें, मैनिटोल और लेमिनेरियन। संचित भोजन कौन सा होगा, मैनिटोल और लेमिनेरिन। मैनिटोल और लेमिनेरिन। कोशिका भित्ति किसकी होगी, सेल्यूलोज तथा एल्जिन की। किसके, सेल्यूलोज तथा एल्जिन की। फ्लैजिला की संख्या 2, असमान पार्श्वीय। 2 होगी, उनकी निवेशन की स्थिति असमान और पार्श्वीय। आवास कैसा होगा, लवण जल बहुत कम, खारा जल, लवणीय जल। आगे देखते हैं हम रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी को हम क्या नाम देंगे, लाल। अब इसको याद रखने के लिए आप कैसे करेंगे, रोडो। रोडो को कैसे लिखेंगे आप, RHODO, रोडो। तो आर से स्टार्ट होता है रेड, रोडो। आर से क्या बनेगा, रेड। रेड से क्या होता है, लाल। तो लाल से वाल, ऐसे याद करेंगे आप। आर से क्या होगा, रोडो, रोडो से रेड, तो लाल से वाल। क्लोरोफिल इसमें सी आ गया, तो ये थर्ड है, तो इसमें क्लोरोफिल एक, सी के बाद में क्या आएगा, डी, ए और डी। और लाल रंग के लिए कौन सा वर्णक उपस्थित होगा, फाइकोइराइथ्रिन। कौन सा, फाइकोइराइथ्रिन। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, फाइकोइराइथ्रिन। अब इसमें संचित भोजन कौन सा है, फ्लोरिडियोन स्टार्च। मेरे साथ बोलिएगा, फ्लोरिडियोन स्टार्च। क्या, फ्लोरिडियोन स्टार्च। कोशिका भित्ति किसकी होगी, सेल्यूलोज की। फ्लैजेला इसमें अनुपस्थित होता है। और आवास लवण जल, कुछ खारा जल और लवण जल। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम इस सारणी को, यही इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिएगा, जितने स्टार लगाने हैं बस इसी में है ये सारा चैप्टर। क्लोरोफाइसी, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है हरे पेड़ पौधों में, तो हरे शैवाल। क्लोरोफिल इसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, यूनिवर्सल क्लोरोफिल ए तो सभी में, तीनों में प्रेजेंट है। और इसमें इसमें बी प्रेजेंट होगा। संचित भोजन स्टार्च, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, फ्लैजिला की संख्या 2 और 8, निवेशन की स्थिति समान शीर्ष। और आवासीय लवण जल, लवणीय जल, खारा जल। फिर सेकंड है फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम क्या बोलेंगे, भूरे शैवाल। क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होगा। भूरा रंग किसके कारण होगा, फ्यूकोजेंथिन के कारण। संचित भोजन मैनिटोल, लेमिनेरिन। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा एल्जिन की। फ्लैजिला की संख्या 2, असमान पार्श्वीय। आवास लवण जल बहुत कम, खारा जल, लवणीय जल। फिर रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को कैसे याद करेंगे, आर से शुरू होता है रोडो, आर से बनेगा रेड, तो क्या होगा, लाल शैवाल। क्लोरोफिल ए और डी इसमें, अब ऐसे याद रखना आप, रोडो, RODO। तो इसमें कौन सा डी आया है, तो डी से इसमें कौन सा वर्णक होगा, डी प्रेजेंट होगा। डै से डी,
डी कौन सा वर्णक प्रेजेंट होगा, डी। और लाल रंग किसके कारण होता है, फाइकोइराइथ्रिन के कारण। फ्लोरिडीन स्टार्च इसमें संचित भोजन के रूप में संचित होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है। फ्लैजेला अनुपस्थित होता है। और आवास लवण जल, कुछ खारा जल, लवण जल अधिकांश। आगे देखते हैं हम, अगर आप ये डायग्राम है हरित शैवाल, क्लोरोफाइसी का कौन कौन सा होगा, वोल्वैक्स। ये वोल्वैक्स जो कॉलोनी में होता है ये स्तंती कॉलोनी है, ये जनक कॉलोनी है। ये कौन सा होगा, क्लेमाइडोमोनास, जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ये किसका डायग्राम है, कारा का, शाखाएं और अक्ष होंगे। आगे देखते हैं हम भूरे शैवाल। भूरे शैवाल में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, लेमिनेरियन का, फ्यूकस का, डाइकोटा का। किस का लेंगे, लेमिनेरियन का, जिसमें क्या होता है, पैपरण के ऊपर ये ऐसी होगी छत्रिका वृंत स्थापांग। फिर फ्यूकस का वायु ब्लेडर होंगे, इसमें पैपरण होगा, मध्य सिरा होगा, स्थापांग होंगे। फिर डाइकोटा का छत्रिका वृत्त, पैपरण, ये कौन से होंगे, भूरे शैवाल। आगे हम देखते हैं लाल शैवाल का। लाल शैवाल में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, पोरफायरा का, पैपरण ये हिस्सा होगा, और पॉलीसाइफोनिया का। किसका, पॉलीसाइफोनिया का, मुख्य एक्स शाखाएं। आगे हम इनकी डिटेल से पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। वही है जो हमने तालिका सारणी में देखा था, उसी को बताया गया है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिक कॉलोनी में अथवा तंतु में हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तथा बी के प्रभावी होने के कारण इनका रंग हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह जलिकाकार, कप के आकार, सर्पिल अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। इसके अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड होते हैं। पायरिनोइड स्टार्च होते हैं। पायरिनोइड क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल तेल बूंदक के रूप में भोजन संचित करते हैं। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेल्यूलोज की तथा बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बाहरी सतह, तो भीतरी सतह सेल्यूलोज की बनी होगी और बाहरी सतह किसकी बनी होगी, पेक्टोज की। कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से अथवा विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर से बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजेला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर, जिसे जूस्पोरेंजिया चल बीजाणु से बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत भिन्नता दिखाई पड़ती है। ये सगमयुग्मकी, असगमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकते हैं। इनके सामान्य सदस्य क्लेमाइडोमोनास, वोल्वैक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगोरा तथा कारा हैं। क्या है, क्लोरोफाइसी है। उनके एग्जाम्पल किससे याद करेंगे आप, इनको स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुछ भी करिएगा, मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा। क्लोरोफाइसी, उसमें किसका एग्जाम्पल लेंगे हम, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वैक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगोरा, कारा का। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। क्लोरोफाइसी में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, क्लोरोफाइस पहला तो आपको याद रहेगा क्लेमाइडोमोनास। कैसे शुरू होता है, हाँ, क्लोरोफाइसी में क्लेमाइडोमोनास, वोल्वैक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगोरा, कारा का याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम फ्यूफाइसी। फ्यूफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत भिन्नताएं होती है। ये सरल शाखी तंतु में एक्टोकार्पस से लेकर संघन शाखी जैसे कैल्प तक हो सकते हैं। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल होता है। कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। इनका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जेंथोफिल वर्णक फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर निर्भर करती है। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल के रूप में हो सकता है। कायिक कोशिकांग में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जिसके बाहर एक और एल्जिन तथा जिलेटिनी अस्तर होता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। पौधा प्राय
संलग्नक अथवा अधस्तर सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। और इनमें एक वृत्त तथा पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इनमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नासपति के आकार वाले 2 फ्लैजेला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है। इसके फ्लैजेला असमान होते हैं, वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं। इनमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी हो सकता है। युग्मकों का संगम जल से अथवा अंडधानी विषमयुग्मकी स्पीशीज प्रजाति में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म नासपति के आकार की होती है। इसके पार्श्वों में 2 फ्लैजेला होते हैं। इनके समान सदस्य एक्टोकार्पस, डिक्योटा, लेमिनेरिया, सर्गासम तथा फ्यूकस हैं। एफियोफाइसी के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, आप मेरे साथ इनको याद कीजिएगा। बाकी तो जो सारणी में दिया गया था वही ऊपर लिखा हुआ है, इनको बढ़ा करके पैराग्राफ के रूप में लिख दिया। सारणी में एग्जाम्पल नहीं है, आप उनकी साइड में एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं या फिर यहाँ से भी याद कर सकते हैं। फियोफाइसी में कौन कौन से होंगे, एक्टोकार्पस, मेरे साथ बोलिएगा, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। फियोफाइसी कौन कौन से एग्जाम्पल, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, एक्टोकार्पस, डिक्योटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। अगर आपको वीडियो देखते देखते नींद आ रही है तो आप साथ बोल लेंगे तो आपकी नींद भी भाग जाएंगी। एक बार फिर से बोलिएगा जोर जोर से। फियोफाइसी के कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस, डिक्योटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। आगे हम देखते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी लाल शैवाल है। क्या है, लाल शैवाल। इनका लाल रंग लाल वर्णक आर फाइकोइराइथ्रिन के कारण है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्रों में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है। इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। इनमें कायिक जनन विखंडन, अलैंगिक जनन अचल स्पोर बीजाणु और लैंगिक जनन अचल युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और इसके पश्चात निश्चोत्तर विकास होता है। इसके सामान्य सदस्य पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम है। रोडोफाइसी के कौन कौन से सदस्य हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, जोर जोर से बोलिएगा। पॉलीसाइफोनिया, क्या, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम। रोडोफाइसी के कौन कौन से सदस्य हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम। आप इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन एग्जाम्पल को। आगे हम देखते हैं बायरोफाइट के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम, बायरोफाइट के बारे में। ब्रायोफाइट, सॉरी फ्रेंड्स, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में मोस तथा लीवरवर्ट आते हैं। क्या आते हैं, मोस और लीवरवर्ट, जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगभग आता है। ब्रायोफाइट को पादप जगत के क्या कहा जाता है, जल स्थलचर। इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप स्टार लगा लीजिएगा। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है। उभयचर बोलते हैं जिन्हें हम। ये क्या है, इनके डायग्राम दिखाया गया है। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम को देखेंगे। क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्राय नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा होता है, सॉरी फ्रेंड्स, और एक कोशिक तथा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है।
इसमें वास्तविक मूल तना अथवा पत्तियां नहीं होती। क्या नहीं है? वास्तविक मूल तना पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें मूल सम पत्ती सम अथवा तना सम संरचना होती है, मतलब मूल के समान, पत्ती सम पत्ती के समान, तना सम तना के समान संरचनाएं होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोविद कहते हैं। क्या कहेंगे? युग्मकोविद। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं, नर लैंगिक अंग को क्या कहेंगे? पुंधानी। ये द्विकशांबिक पुंमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर को पुंधानी, मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है। इसमें एक अंड होता है। पुंमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इसमें एक बहुकोशिक विजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोविद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित विजाणु अंकुरित होकर युग्मकोविद में विकसित हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेगनम की कुछ स्पीसीज जाति पीट प्रदान करती है। इसका मुख्य उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में, सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में। इसके कारण यह इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लेकिन लाइकन समेत मोस सर्वप्रथम ऐसे जीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिकी दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया है और उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया है। चूंकि मोस मिट्टी पर एक संघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती। इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लीवरवर्ट तथा मोस में विभक्त कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनका आर्थिक ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन इनमें जो पानी सोखने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है, या फिर ऐसे कह दें कि ये भारी आघातों से बचाते हैं। पैकेजिंग या नए पौधे नर्सरी में इनका उपयोग किया जाता है। जब भी कोई नया पौधा लगाते हैं तो स्फेनियम की डंडी लगा दी जाती है, वो नमी सोखे रखती है और पौधे को नमी मिलती रहती है और वो जल्दी ग्रो करता है। या फिर कोई चीज़ के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पौधा ले जाते हैं या कुछ और चीज़ ले जाते हैं तो पैकेजिंग में उनमें हेल्प होती है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं इसका, जो ऊपर दिखाया गया था। ब्रायोफाइट लीवरवर्ट में किसका एग्जाम्पल दिखाया गया है? मर्केंसिया का। मादा थैलस और नर थैलस में ये किसका एग्जाम्पल है? मर्केंसिया का। ये लीवरवर्ट के मर्केंसिया का एग्जाम्पल है। इसमें क्या डिफरेंस होगा ये देखना आप। सत्रिधानी धर में और पुंधानी धर में, इसके सत्रिधानी वो अलग अलग विभक्त होगी, ऐसे अलग अलग है, लेकिन ये पुंधानी है वो क्या है? ऐसे ऐसे ज्वाइंट है। आप इनके डायग्राम में विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार डायग्राम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये सत्रिधानी है या पुंधानी धर है। किसका एग्जाम्पल है? मर्केंसिया का। इसमें जेमा कप प्रेजेंट होते हैं और ये मुलाब है। ये क्या है? जेमा कप, मुलाब। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम मोस का। मोस में किसका है? फुनेरियो युग्मकोविद विजाणुविद का और स्फेगनम युग्मकोविद का। फुनेरिया में देखते हैं हम क्या है? सिट्टा, पत्तियां, मुख्यक्ष, मुलाब। ये क्या है? बीजाणु उद्भिद और ये युग्मको उद्भिद। और स्फेगनम में क्या देखेंगे हम? पैपरण, शाखाएं, सत्रिधानी, शाखा। आगे देखते हैं हम लीवरवर्ट। लीवरवर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदले स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट की पादपकाएं थैलासाम्ब मर्केंसिया होती है। थैलस पृष्ठाधर होते हैं तथा अधस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं।
इसके पत्तेदार सदस्यों की पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो तने की तरह रचना पर दो कतारों में होती है। लीवरबर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट रचना जेमा द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उगाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट पर में एक पाद सीटा कैप्सुल मर्केंसिया होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोविद बनते हैं। आगे हम देखते हैं मोस के बारे में। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोविद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनता है। यह विपर्सी हरा शाखित तथा प्राय तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती हैं। ये बहुकोशिक तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। आगे देखते हैं। मोस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पूंधानी तथा सत्रीधानी पत्तीदार प्रवाह की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज के स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मोस में स्पोरोफाइट लीवरबर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल से स्पोर होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मोस में स्पोर विकर्ण बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इनके सामान्य सदस्य में किसका एग्जाम्पल लेंगे? फुनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेनम का। इनको स्टार लगा लीजिएगा। मोस के कौन कौन से सामान्य सदस्य लेंगे? फुनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम होते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है। कल हम टेरिडोफाइट से शुरू करेंगे और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जानने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना कि वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। साथ में आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ क्लास में शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकता। इसमें हाल फिलहाल अभी 4 ही सब्सक्राइबर है। आप प्लीज़ 10 सब्सक्राइबर तक तो पहुँचाएँ, मुझे खुशी होगी। थैंक यू।